हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। ठीक है, अब आज हम द्वितीय उल्लास का, काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास का शब्द निरूपण पढ़ाने चल रहे हैं और आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, अब सूत्र संख्या 8 हम देखेंगे सबसे पहले, और भाग 2 भाग वाइज में है, सूत्र वाइज में है। कोई प्रॉब्लम है कहीं से भी देख सकते हो। भाग 1 समझ में आ गया है, भाग 2 नहीं आया है। अलग अलग भाग रहता है तो जो नहीं समझ में आता है वही देखने के हो जाता है बढ़िया। ठीक है, इसीलिए मैंने भाग वाइज भी बनाया है। मम्मट कृत हैं और काव्य प्रकाश भाई बुक, ये आपका ग्रंथ का नाम है। द्वितीय उल्लास है और इसका उल्लास का नाम है शब्द निरूपण। शब्दों को कैसे कैसे माध्यम से कहा जाता है, वाच्य के माध्यम से, अभिधा के माध्यम से, व्यंजना के माध्यम से, और इसी प्रकार से कम हम लोग शब्दों के निरूपण को देखेंगे। ठीक है, चलिए सूत्र संख्या 8 को हम देखेंगे। सर्वेषां प्रायः अर्थानां व्यंजकत्वं पेष्यते, सर्वेषां प्रायः अर्थानां व्यंजकत्वं प्रेष्यते। सर्वेषां प्रायशः, प्रायशः था ये आपका अतोरोरत प्लुताद प्लुते से क्या हुआ, आपका विसर्ग से ओ हो गया। ठीक है, प्रायशः अर्थानाम, अर्थानाम आमणाम श्राम षष्ठी बहुवचन। ठीक है, व्यंजकत्व, व्यंजकों के, व्यंजकत्वम यहाँ तक आएगा। अब अपेष्यते हो जाएगा इधर। ठीक है, सर्वेशाम सब जगह, हर जगह, प्रायः मीन प्रायः माना जाता है, माना जाता है अर्थों के, जो अर्थों के होते हैं उसके भी व्यंजकत्व होते हैं, व्यंजकत्व भी होते हैं। प्रायः इन अर्थों का व्यंजकत्व भी सर्वेशाम, सर्वेशाम में हर जगह, जैसे साहित्य शास्त्रों में माना जाता है। कहने का मतलब सर्वेशाम का मतलब सभी जगहों पर, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य शास्त्रों के क्षेत्र में, हाँ ग्रंथों के क्षेत्र में प्रायः हम लोग अर्थों का व्यंजकत्व मानते हैं, व्यंजकत्व माना जाता है। ठीक है, अब उसमें से वाच्य के अर्थ व्यंजकत्व का उदाहरण है। व्यंजकत्व में जानते हैं, पहला आपका वाच्य के अर्थ के व्यंजकत्व है, वाच्य के अर्थ के व्यंजकत्व का उदाहरण है। दूसरा आपका लक्ष्य अर्थ व्यंजकत्व है। तीसरा आपका व्यंग अर्थ के व्यंजकत्व है। ठीक है, इसी प्रकार से है, 3 उदाहरण है, 3 प्रकार से बताए गए हैं। ठीक है, अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से। पहले ही मैंने बताया, अभिधा में सीधी सीधी बात कह दिया जाता है, लक्षण में थोड़ा सा घुमा के बात कर दिया जाता है, हाँ लक्षणा से, और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंजना से भी बात किए जाते हैं। ठीक है, अभिधा व्यंजता में व्यंग, व्यंग के रूप में, पहले वाच्य है, लक्ष्य है, व्यंग है। ठीक है, वाच्य मीन वाणी हम देख लेते हैं, तब उसके बाद आपका व्यंग देखेंगे, तब उसके बाद आपका लक्ष्य देखेंगे। ठीक है, तब उसके बाद देखिए इसमें उदाहरण है, आप लोग देखेंगे उदाहरण है। ठीक है, मातर गृहोप उपकरणम अद्दह खलु नास्तीति, नास्त धन इति हो जाएगा, नास्तीति, नास्ति, नास्ति इधर हो जाएगा, नास्ति धन इत, साधितम त्वया, तब धड़ किम करणीयम, करणीयम एवं एव न वाश्रह स्थायी। कहने का मतलब है, ये सीधी सीधी बात कही जा रही है वाच्य की, कि हे मात, हे माता, आज घर में, आज गृहोप माने घर में, घर की करण
उपकरणम मीन होता है उपकरण। घर का उपकरण क्या है? खाने पीने का उपकरण, नहीं तो आप दूसरा कुछ समझ लीजिए। बनाने और बिगाड़ने, घर, बिल्डिंग या आदि सामानों की बात नहीं है यहाँ। यहाँ पहले के ज़माने में खाने भर हो जाता था, वही उतना बहुत है। आज तो गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग की बात होती है, खाने की बातें नहीं होती है। तो खाना तो आम बात हो गया है, अच्छे से अच्छे खाना। हे माता से बोल रहा है लड़का कि हे माता, गृहोप माने घरों में, गृहोप मीन घर में। आज गृहोप यहाँ करेंगे तो उपकरण हट जाएगा, उपकरण, उपकरणम हो जाएगा, ठीक। तब अद्दम हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ गृहो, गृहा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गृह मीन घरों में। आज जो है उपकरण कोई नहीं है। उपकरण का मतलब जानते हैं, आटे दाल चावल की बात कर रहा है। उपकरण नहीं है। खलु मीन निश्चय ही नास्तीत साधितम त्वया। आप इसके विषय में यह बात आप पहले ही साधित कर दिए है। त्वया मीन आपके लिए बता दिए हैं, समझा दिए हैं। यह बात तो आज घर में आटे दाल चावल की सामग्री कहने का मतलब नहीं है। निश्चित ही आपने साधित कर दिया है, पहले हम लोग को बता दिया है। तो तद भणम किम करणीयम, तब इस समय में हमको करणीयम करना चाहिए, ठीक है। चाहिए का अर्थ में होता है ई अर्थ देता है, ठीक है। करणीय, हाँ। तो हम लोग को हमको क्या करना चाहिए? यहाँ तोड़ेंगे एवं और एव ही न वाश्रम, ऐसे ही नहीं, न वाश्रम अस्थाई। वाश्रम मीन होता है दिन, वासुर दिन। दिन अस्थाई, दिन अस्थाई नहीं रहेगा, रात हो जाएगी। ऐसे शाम हुआ है, दोपहर हुआ है, शाम हुआ है, रात हो जाएगा। वही एक बालक अपने माता से कह रहा है, अर्थ समझ में आ गया होगा। तद भणम मीन आज मेरे घर में आटे दाल चावल कोई प्रकार का भणम मीन कोई अन्न नहीं है। हमारे बर्तन में, भणम माने बर्तन मीन होता है बर्तन, और बर्तन में क्या है? उपकरण में मतलब हमारे उपकरण साधन खाने पीने की हो गया। तदभणम में हमारे बर्तन में, हमारे मतलब बर्तन में किसी प्रकार खाने पीने का नहीं है। तो हमें क्या करना है? हे माता, आज घर की आटा दाल चावल सामग्री नहीं है। यह बात तुमने तो पहले ही बता दिया है, तुमने तो पहले ही बता दिए। बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि दिन ऐसा तो बना ही नहीं रहेगा, रात हो जाएगी। इसी प्रकार इस सीधी सीधी बात कहा जा रहा है। इसी के लिए वाच्य कहे जाते हैं, वाणी कहे जाते हैं, व्यंजकत्व भी कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण अगले में हम देख लेंगे। हाँ, दूसरा देखते हैं, लक्ष्य अर्थ व्यंजकत्व। लक्ष्य अर्थ, पहला तो आपने अभिधा देखा, जिसको वाच्य कहते हैं। अभिधा तो सीधे सीधा बता देता है भैया ऐसी ऐसी बात है। लेकिन लक्षणा क्या होता है? थोड़ा सा घुमा के बताता है, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने कल बताया था लक्षणा से कि हम कढ़ाई पे बैठे हैं, गांव में जैसे पूड़ी कोई काढ़ रहा है, निकाल रहा है, पूड़ी जो बनाते हैं पहले, तो बैठे रहते। फ़ोन आया तो कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कहें भैया हम कढ़ाई पे बैठे हैं। कढ़ाई पर बैठे हैं का मतलब है कढ़ाई पे कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसका मतलब वो भी जानता है कि कढ़ाई पर तो नहीं बैठे होंगे, इसका मतलब काम कर रहे होंगे। वो लक्षणा से अपनी बातें बताते हैं और वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो वही प्रकार से यहाँ भी है। लक्षणा से अगर कोई नायिका एक दूसरी नायिका से बता रही है कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गए है, आप मत करना, तो लक्षणा से जो बात समझना वो भी समझ गए हैं, जो बात बताना है वो भी बता दिए हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं लक्षणा, ठीक। लक्षण से, जैसे हम लोग गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग कहाँ पर हैं? झूसी प्रयागराज में। कहते हैं हम लोग संगम के किनारे हैं। संगम के किनारे तो मैंने कल बताया था लक्षणा से, यही संगम का पानी बह रहा है गंगा जी के, यही किनारवई पर है। किनारे तो ये भी है ना,
नहीं, 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत में वो जान लेते हैं कि रहे हैं। ठीक है, यही है लक्षणा आपकी। जो बात आप बताना चाह रहे हैं वो जो है, जो वक्ता बताना चाह रहा है वह श्रोता वो भी जान रहा है, लेकिन कहने के अर्थ जो है लिहाजा थोड़ा दूसरी टाइप में बन जाता है। इसी को कहते हैं लक्षणा। ठीक है, चलिए उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण बहुत पूछा जाता है, इसको पूछ लेंगे। ये उदाहरण साधयंती सखी शुभगम डॉट डॉट कर देंगे तो कौन सा है, लक्षणा से है कि अभिधा से है कि जो है क्या कहते हैं व्यंजना से है कि तीनों से है, इस टाइप है। अभिधा से है कि लक्षणा से है कि व्यंजना से है, इनमें से सभी हैं। तो आप लोग इसको उदाहरण को जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अर्थ वर्थ नहीं पूछते, लेकिन यह है कि यही लाइन का जरूर पूछेंगे कौन सा है। ठीक है, साधयंती सखी शुभगम क्षणे क्षणे दुनाश मत कृते सद्भाव सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। त्वया मीन आपने, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, त्वया मीन जो आपसे हुआ वो आपने कर दिया है। ठीक है, अब मत करिए। ठीक है, क्योंकि साधयंती जो हमको साधन आपने दिया है सखी, शुभगम माने शुभगम, सु माने सुंदर, भगम माने जो हमारा कार्य, छड़े छड़े मीन बार बार मेरे लिए जो आपने दूनास दूर दूर जा करके मत कृते, दूर दूनास माने दूर जा करके जो मेरे लिए तुमने किया है, अब मत कृते माने मत करो, अब ऐसी जरूरत नहीं है। सद्भाव स्नेह करीड़यम, अब मेरे लिए आप सद्भाव मत करिए, स्नेह मत करिए, प्रेम व्यवहार मत दिखाई। करणीय माने करना चाहिए, चाहिए का अर्थ में होता है। ठीक है, करणी सदृशकम तावद विरचितम त्वया, अब अपना ये सद्भाव प्रेम जो है आप मेरे को मत, तावद माने आपसे, त्वया मीन आप, तावद मीन आपसे जैसे हुआ आपने मेरे लिए किया है, लेकिन अब आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरे प्रियतम से, मतलब जो मेरा प्रियतम था उसी से आप मिलने गई थी, इसलिए अब आप मत जाइएगा, कष्ट मत उठाइए मेरे लिए। कहने का मतलब वो एक दूसरी सहेली थी, वो बता रही है कि हम आपके लिए जा रहे हैं, कुछ संदेशा बताऊंगी, हितकर के लिए बताऊंगी। ठीक है, तो वहाँ कुछ ऐसी भावनाएं होती है तो जो है उसकी सखी नाराजगी पैदा कर देती है, वही बात है। साधयंती सखी शुभगम क्षणे क्षणे दुनास मत कृते सद्भावना स्नेह करणीयम सादृशकम तावद मिर्चितम त्वया। ठीक है, हे सखी उस सुंदर के पास जो बार बार तुम, सुंदर मतलब वही प्रीतम के पास जा रही हो, बार बार मेरे लिए तुमने कष्ट उठाया, अब आवश्यकता नहीं है, अपनी सद्भावना और अपना स्नेह अब मत करना, क्योंकि जो करना था वह कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से जानिएगा। ये आपका लक्षणा का हो गया है। अब आप व्यंजकत्व, आप अगला उदाहरण हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे। हाँ, तीसरा आप देखिए, व्यंग के अर्थ में, व्यंग मीन व्यंग्यत्व के अर्थ में, व्यंग्यत्व के अर्थ में व्यंजना जिसको कहते हैं। अभी तो आपने पढ़ा सबसे पहले अभिधा, तब लक्षणा, तब व्यंजना। ठीक है, उसको काव्य भी, काव्यत्व कहते हैं, और उसके बाद होता है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना हो गया, मुख्यार्थ, मुख्यार्थ का संबंध, रूढ़ प्रयोजन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यंजना के अर्थ में देखेंगे, लक्षणा तो समझ ही गए होंगे, लक्षण अर्थ में देता है, लेकिन व्यंजन जो है व्यंजना अर्थ में देता है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण देखिए। सबसे पहले उदाहरण में है पश्चिमीन देखो, पश्चिमीन देखो, पश्च निश्चल निष्पंदा विष्णी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजनम पर स्थिता शंख सुक्ति रिव, सुक्ति यू कर दीजिएगा, शंख सुक्ति यू,
सुक्ति और यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अर्थ हाँ, पश्चिमीन देखो, निश्चल माने निश्चल, निष्पंद माने निष्पंद आवाज में, बिना हिले डूले, निष्पंद, जहाँ कोई निष्पंद नहीं करता है, बिना हिले डूले, बिना कुछ किए, बिना आवाज किए। विष्णि पत्रे, विष्णि पत्रे का मतलब है जैसे कोई विष्णि पत्र है, तस्तरी जैसे जिसको कहते हैं। विष्णि मीन एक भाजन, तस्तरी, 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 भाजन, पात्र, पत्रे मीन पात्र, भाजन मतलब एक विष्णि पत्र जो है एक पात्र होता है, पात्र जैसे। राजते बलाका, बलाका मीन बगुलियाँ, राजते मीन विराजमान हैं, राजते मीन सुशोभित हो रही है। निर्मल मरकत भाजनम पर स्थिता शंख सुक्ति ह्रियु, सुक्ति है यू। और उसके बाद जो है अब क्या हो जाएगा, निर्मल मीन स्वच्छ, मरकत मीन मरकत मणि, और भाजनम माने तस्तरी, पर स्थिता में ऐसी स्थित में रखी गई है जैसे शंख एक तस्तरी में रखी गई है, एकदम बिना हिले डूले, बिना कुछ किए। मरकत मणि पर, भाजन मीन पात्र में, बर्तन में, परिस्थिता माने स्थित परिस्थिति में, शंख माने एक शंख रखी गई है। उसी प्रकार से कैसे लग रही हैं, पश्चिमीन हे देखो, निश्चल एकदम निश्चल धारा में, निष्पंद माने बिना आवाज के, विष्णि पत्रे माने एक विष्णि पत्र मीन तस्तरी यहाँ नहीं होगा, विष्णि पत्रे मीन कमल के पत्ते जैसे होते हैं ना, हरा पत्त, कमल के पत्ते, कमल और के पत्ते, पत्ते मीन जानते हो हरा कलर में होता है, हरा ले लीजिएगा। ठीक है, राजते मीन विराजमान है, बालाका मीन बगुलियाँ। जिस प्रकार से निर्मल मरकत भाजन है, मरकत मणि लगी हुई बिछाई गई है बढ़िया सा, और भाजन माने कोई पात्र रख दिया गया है, पात्र माने बर्तन रख दिया गया, उसी में एक शंख रखी गई है। उसी तरीके से परिस्थिता यो रिव, शंख सुक्त रिव, निर्मल धारा जैसे लग रही है, निर्मल स्वच्छ पूर्वक, उसी निर्मल धारा में इधर भी आप देखो, क्या देखो, बलागा मीन बगुलियाँ, राजते मीन विराजमान हैं, विष्णु पत्रे मीन कमल के पत्ते पे, हाँ, कमल के पत्ते हरे रंग होता है, उसी प्रकार से हरा रंग इधर भाजन भी होगा। ठीक है, और उसी में एक बगुलिया, बगुलियाँ है कह रहे हैं यहाँ, शंख मीन शंख रखी गई है, शंख देखते हो, शंख भी बगुलिया बैठ जाएंगी तो हमको लगता है शंख की तरह ही दिखाई देंगी। ठीक है, वही बात यहाँ भी कवि ने कहे हैं कि मरकत भाजन माने मरकत बिछाया गया है, बनाया गया है, और भाजनम माने एक पात्र है, और उस परिस्थिति में से एक भाजनम माने एक पात्र है, उसी में आप शंख रख दीजिए, वैसे लग रही हैं बलागा मीन बगुलियाँ। विष्णु पत्रे मीन कमल के पत्ते में, राजते में सुशोभित हो रही हैं, बलागा मीन बगुलियाँ। निष्पंद आवाज में कोई प्रकार का आवाज नहीं है, निश्चल भाव से बैठी हुई। देखो कमल के पत्ते निश्चल और बिना हिले डुले हैं, बिना हिले डुले हैं, मान लीजिए और बलागा निर्मल हरे रंग में, हरे रंगों में, बलागा मीन बगुलियाँ हरे रंगों में, विष्णु पत्रे में हरे रंगों में है। हाँ, और मरकत मणि की तस्तरी, मरकत मणि की एक, मान लीजिए मरकत मणि की भाजन है, तस्तरी मान लीजिए एक तस्तरी रखी गई है, अपरिस्थिता, हाँ, भाजनम में रखी गई है, शंख शुक्ति की तरह विदित हो रही है, शंख शुक्ति की तरह विदित हो रही है। कौन यही बलागा विदित हो रही है, शंख की दोनों समान हैं, समान भाव से हैं। इसी प्रकार से आप व्यंजना की भाव है, व्यंजना का मतलब एक दूसरे प्रकार के उदाहरण से बोल रहा है कवि ने कि आप शंख जैसे एक बलागा बगुलिया लग रही है, ये आपका व्यंजना से अर्थ ले लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है आप समझ में आ गया होगा। अगला आपका है वाचक का स्वरूप, वाचक का स्वरूप देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब वाचक का स्वरूप देखेंगे। अगला है वाचक क्या स्वरूप है।
वाचक, वाचक माने जो वाचना करता है, वाणी करता है, ठीक है, उसका स्वरूप किस किस प्रकार से होता है, सूत्र संख्या 9 देखेंगे, ठीक है। काव्य प्रकाश के जो है सूत्र संख्या 9 में आचार्य विश्वेश्वर कृत, ठीक है। चलिए, साक्षात संकेतिकम यो अर्थम अभिधत्ते सहवाचक। सहवाचक मीन वह वाचक है, कौन है, साक्षात्कार, साक्षात सांकेतिकम, यह मीन यह, अर्थ मीन अर्थ, अर्थम यहाँ तक ले लीजिएगा, अभिधत्ते, ठीक है, अभिधत्ते बताते हैं जो, यह आप यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा, आप अर्थ ले लीजिएगा, अर्थ हो जाएगा अभी अर्थम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद अभिधत्ते कर देंगे, अभिधत्ते, ठीक है, अभिधत्ते। सहवाचक, सहवाचक मीन वही वाचक है, ठीक है, जो साक्षात, एकदम साक्षात शब्दों के और अर्थों के संकेतिक अर्थ दे, जो शब्दों के साक्षात और सांकेतिक अर्थों को दे, जिसे ब्रैकेट में लिखा गया अभिधा शक्ति के द्वारा, अभिधा व्यंजना नहीं, ठीक है, अभिधा शक्ति के द्वारा जो साक्षात संकेत कर दे, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को वाचक कहते हैं, ठीक है। जो शब्दों के साक्षात में एकदम साक्षात, तुरंत कंटिन्यूअस में, साक्षात्कार में सांकेतिक अर्थ में दे दे, सांकेतिक अर्थों को अभिधा शक्ति के द्वारा, अभिधा व्यंजना और लक्षणा जान ही रहे हैं, अभिधा में जो पहली बात किया जाता नहीं, सीधे बात, लक्षणा नहीं, व्यंजना नहीं, ठीक है, अभिधा से ही शक्ति के द्वारा जो कहता है वही वाचक, वह वाचक कहलाता है, वही शुद्ध वाचक कहलाता है। अब व्यक्ति के वाचक संकेत ग्रह के दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं, दोष भी होते हैं ना, आनंत दोष होता है, व्यभिचार दोष होता है। आनंत दोष मानते हैं तब होता है, जैसे गोह शब्द को मानने में आनंत दोष है, गोह चरंती, गोह गावा गवयः, इस टाइप, गोह शब्द को अगर कोई मान रहा है, गो तो आगे कुछ बोला ही नहीं ना वाचक तो इसीलिए इसमें जो है गो शब्द को अगर कोई मान रहा है तो जान लीजिए अनंत दोष है। अब व्यभिचार माने जो नियम का उल्लंघन करे, नियम को माने ही नहीं, ठीक है, ये मानने में लगा है, बचाने में लगा है, एवं संघ में एवं बचाने में व्यभिचार दोष होता है। कोई भी चीज नियम का उल्लंघन करे, नियम से परे रहे, तो उसकी जो है जो होता है आप तुरंत वह व्यभिचार दोष वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या नाम है, सूत्र संख्या भी तो 9 हो गया है। अब 10 हम सांकेतिक भाषाओं के कितने जातियां होती हैं उसके विषय में हम निरूपण करेंगे, कि 10वां सूत्र संख्या देखेंगे। हाँ, अब हम देखेंगे सूत्र संख्या 10 है, यह जो है सांकेतिक का अर्थ के विषय में बात करेंगे। सांकेतिक अर्थ क्या है, संकेतितस्य चतुर्भेदो जात्यादिर जातिरेव वा। सांकेतिश्च, सांकेतिः च मीन और हो जाएगा, चतुर्भेदो, चतुर मीन 4, अभेदो मीन भेद, ठीक। सांकेतिक के 4 भेद हैं। जाति ई का या हुआ है, यहाँ ई था या हुआ है, या में फिर ई कर दिए, जाति हो गया, प्लस आदि हो जाएगा, ठीक, प्लस आदि ही कर देंगे तो फिर जाति जाति प्लस
यू हो जाएगा। ठीक, आई ए हो गया, जाति हो गया, यहाँ पर विसर्ग र जो है विसर्ग बदल गया है और यहाँ पर यू हो गया, आ और यू मिलकर ए हो गया, वा मीन अथवा। ठीक है, अथवा अथवा, ठीक है, अथवा। इसी प्रकार से जान लीजिए सांकेतिक के च में और सांकेतिक के सांकेतिक अर्थ देने वाले च अर्थव भेदव, उसके भेद हैं। कौन है भेद? जाति आदि, जाति आदि हैं। जैसे राम आदि बन गए तो राम आदि का मतलब है लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण सीता हनुमान सब भी आ जाते हैं आदि में। ठीक है, तो जाति प्लस आदि हो गया जाति आदि, फिर जात यू वा। ठीक है, इसी प्रकार से जानिए आदि जाति यू यू। ठीक है, जाति याद जाति में भी बहुत से ऐसे हैं जिसको जो है सांकेतिक रूप में माना जाता है। जैसे सांकेतिक अर्थ कौन कौन देता है? जाति याद है, जाति याद है, जान लीजिए जाति। पहला जाति है नंबर 1 पर, दूसरा गुण है, तीसरा आपका क्रिया है, चौथा या दृक्षा है। आप जान लीजिए 4 प्रकार के भेद हैं, मीमांसक मानते हैं। जाति को गोह चरति, गोह गाय एक जाति है। गुण क्या है? शुक्ल गुण है। और चल, चल मीन चल, चलती चलना क्रिया है। और यदीक्षा मीन इच्छा, डित्थ। यदीक्षा, यदीक्षा किसको कहते हैं? डिच्छ को कहते हैं। इसी प्रकार से आप जानिए क्वेश्चन बनेगा बहुत बढ़िया, सांकेतिक भेदव चतुर्भेदव। चतुर्भेदव मीन 4 भेद, भेदाह होना चाहिए, लेकिन भेदाह था, यहाँ पर बहुत से भेदा हैं, हस चस विसर्ग का हो गया, जो भी है, लेकिन यह सांकेतिक चतुर्भेदव 4 भेद। और 4 भेद कौन है? जाति के 4 भेद हैं। जाति आदि भी ऐसे आदि बहुत से 4 भेद हैं। पहला आपका जाति है, दूसरा गुण है, क्रिया है या दृक्षा है। यह भेद से 4 प्रकार होता है। गोह जाति का क्या है? उदाहरण गोह है जाति, और गुण का क्या है? शुक्ल है। और क्रिया का चल है, चलना एक क्रिया है, या दृक्षा एक डित्थ है, या दृक्षा इच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यह चारों को जरूर याद कर लेंगे। आपसे पूछेगा सांकेतिक चतुर्भेदव जाति आदि ऋ है, तो जाति गुण या दृक्षा इसमें से सभी, तो इसमें से सभी कर दीजिएगा। यह जाति गुण क्रिया एक बी ए में कर देगा, बी में गुण क्रिया और दूसरा कुछ कर देगा, सी में दूसरा कुछ। इसी प्रकार से आप इसको जाति गुण क्रिया दीक्षा आप चारों आप जानते रहिएगा। और इसी प्रकार से मीमांसक के मत के अनुसार केवल जाति रूप एक प्रकार का ही सांकेतिक अर्थ होता है। मीमांसक कहते हैं सिर्फ यही एक जाति है और बाकी तो वैसे दे दिया है। मीमांसक, कुछ मीमांसक मानते हैं। ठीक है, अब हम अगला चलेंगे। चलिए अब हम उपाधि के द्वारा शब्दों के चतुर्विध माने चतुर्भेद हैं, उपाधि भेद है, उपाधि भेद के द्वारा जो है चतुर्भेद हैं। ठीक है, उपाधि। चलिए थोड़ा सा इसको हम देख लीजिए। अगर आचार्य विश्वेश्वर की बुक है तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, पेज नंबर 44 में देखेंगे तो संस्कृत में लिखा हुआ है उपाधि के। उपाधि दुविधा वस्तु धर्मो वक्त त्रय यदृक्षासन्निवेशितः वस्तु धर्मोऽपि दुविधा सिद्धस्य साध्यः सिद्धो अपि दुविधा पदार्थस्य प्राणपदो विशेषाधान हेतुश्च तत्रादो जाति उक्तम ही वाक्तपदीयम न ही गौः स्वरूपेण गौर्नापयति
यगोः गोत्वा अभि संबंधातु गवः। ठीक है। द्वितीय गुण शुक्लादिनः ही लब्ध शक्तकाम वस्तु विशेषते साध्यः पूर्व परिभूत भूतावयः क्रिया रूप। इसी प्रकार से आप लोग शॉर्टकट मैंने बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है। संस्कृत में तो है ही, संस्कृत से उतना समझ में नहीं आता जब तक हिंदी हम नहीं बढ़िया से करेंगे। ठीक है, यह चतुर्विधा है। चतुर्विधा में 4 प्रकार के भेद हैं भैया। ठीक है, अब कैसे है देख लीजिए। उन्होंने बताया उपाधि 4 भेद होते हैं। एक होता है वस्तु धर्म, दूसरा होता है यदृच्छा भेद। 2 भेद बताते हैं। उसके बाद इस वस्तु धर्म में 2 भेद बताए हैं, 1 2। ठीक है, और इस सिद्ध रूप में आप देखेंगे तो 2 भेद है, पहला और दूसरा। पदार्थ प्राण पद जीवन धायक जाति अविशेषता आधान करने का कारण। ठीक है, अब इसमें आ गया पदार्थ प्राण पद जीवन धायक, जान ही रहे जाति में रहती है वो गाय है जाति। ठीक है, और इसमें 2 भेद हैं, विशेषता आधान। आधान मीन आधान को करने वाला कारण क्या है, गुण है। गुण मीन पद होता है। ठीक है, अभी हम आगे और विस्तृत में थोड़ा समझाते हैं। और साध्य रूप क्या है, एक होता है साधन, एक होता है साध्य वस्तु। धर्म क्रिया होती है जो चलती है, गाय चलती है ना, वही क्रिया है। और यदृच्छा सन्निवेशित क्या है, किसी व्यक्ति को विशेष पदार्थ का नाम रखने वाला व्यक्ति रूढ़ और संज्ञा और संज्ञा रूढ़ का स्थापित करता है। संज्ञा रूप यदृच्छात्मक होता है। कहने का मतलब यह यदृच्छा है जो वह नाम है। नाम जानते हैं, किसी का नाम रखा जाता तो वही यदृच्छा है। ठीक है, अब जाति हो गए, गुण हो गया, क्रिया हो गया और यदृच्छा हो गया, 4 हो गए। जाति गाय है, गुण पद है, क्रिया चल है और यदृच्छा नाम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको हम और सा विस्तारित रूप देखेंगे। ठीक है, और कौन कौन से मानते हैं, कौन कौन धर्म मानते हैं, कोई मीमांसक क्या क्या मानते हैं, क्या क्या नहीं मानते हैं। ठीक है, हाँ, कौन मीमांसक क्या मानते हैं थोड़ा सा देखिए। जाति गुण क्रिया या दीक्षा में चारों में देखिए कौन कौन मीमांसक मानते हैं, कौन कौन नहीं मानते हैं, थोड़ा सा देखेंगे हम। महाभाष्यकार हैं, महाभाष्यकार चारों भेद मानते हैं, जान लीजिए। महाभाष्यकार लोग जो हैं चारों भेद मानते। पहला जाति है, दूसरा गुण है, तीसरा क्रिया है, चौथा यदृच्छा है। पहला जाति से ले लिए हैं गौ। गौ एक जाति है और गौ मतलब गाय। दूसरा गुण है, गुण का मतलब शुक्ल। शुक्ल एक गुण है, शुक्ल एक पद है तो पद ले लिए। तीसरा क्रिया है, क्रिया मीन चल है और चल मीन चलना हो गया। यह दीक्षा डिथ है, डिथ मीन एक नाम है गाय का, वही बात है, नाम है गाय का, इसीलिए दीक्षा कहते हैं। तो महाभाष्यकार भैया ये चारों भेद मानते हैं, सही है। अब देखिए दूसरा कौन है, केवल सिर्फ जाति मानने वाले, जाति में शक्ति मानने वाले कौन है, वो मीमांसक है। मीमांसक लोग सिर्फ जाति में ही शक्ति मानते, यही जाति उनके लिए बहुत है। कहेंगे जाति में गुण पाया जाता है, क्रिया भी है और यदृच्छा भी है, तीनों इसी जाति में है, तो हम क्यों और माने, इसीलिए वो मीमांसक क्या होता है, सिर्फ जाति ही मानते हैं। तो तीसरा है आप जाति विशिष्ट व्यक्ति कौन करते हैं, संकेत ग्रह विषयक न्यायिक मन मानते हैं। ये मीमांसक है, ये न्यायिक मत कौन मानते हैं, जाति विशिष्ट व्यक्ति। जाति होते हैं, विशिष्ट होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ये सब मानने वाले कौन हैं, न्यायिक मत हैं, संकेत ग्रह के विषयक हैं। अपोह और अपोह में सांकेतिक ग्रह मानते हैं, कौन है, बौद्ध हैं। बौद्ध ऐसे हैं जो अपोह में सांकेतिक मानते हैं, संकेत के रूप में मानते हैं ग्रहों को। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग
देख चुके होंगे, जान चुके होंगे। अब जो है अगले टर्न पर, अगले भाग में आपको अभिधा लक्षण देखने को मिलेगा। पढ़ाएंगे आप लोग, देखेंगे अभिधा के क्या लक्षण है। सब मुख्यार्थो अर्थस्थ मुख्यो व्यापारस्य अभिध्य उच्यते। ठीक है, इसी प्रकार से हम अभिधा के लक्षण के विषय में बताएंगे। ठीक है, फिर ऐसे क्रम वाइज चलता रहेगा, क्रम वाइज ये अब लास्ट भी चलता रहे, क्रम वाइज ये भी चलता रहेगा। आप लोग देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। नए हो तो हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है भैया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। पूरा 10 उल्लास पढ़ाएंगे, पूरा पॉजिटिव कोर्स पढ़ाएंगे, जो हमसे बनेगा आपके लिए अवश्य देंगे। ठीक, आप सिर्फ इतना करिए मेरे लिए, मोटिवेशन के लिए आप जो है मेरे लिए आप लाइक कर दिया करिए, शेयर अगर मित्रों के साथ हो सके तो कर दिया करिए, नहीं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से कुछ राय बात सलाह दीजिए, तो थोड़ा हम और अच्छे ढंग बनाने का प्रयास करेंगे। कहीं अगर कमी लग रही है तो आप अवश्य कहिए, जो भी है आप समझते हैं। ठीक है, आप जो है नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।